Hello learners, I'm Nidhi Dwivedi. I'm net qualified. Today we learn about research aptitude. इस वीडियो में आप समझेंगे मेथड ऑफ सैम्पलिंग, जिसमें से हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को इस वीडियो में समझेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स, उसके सारे टाइप्स हमने किस में समझ लिए थे, हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिए। हमने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को कंप्लीट कर लिया, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग को हमने पूरा कर लिया है। ओके, हमने प्रोबेबिलिटी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन सबको अच्छे से समझ लिया है। इस वीडियो में अब हम समझेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को और उसके टाइप्स को, डेलिब्रेट सैम्पलिंग को समझेंगे, कोटा सैम्पलिंग को समझेंगे, कन्वीनियंस सैम्पलिंग को और एक्सटेंसिव सैम्पलिंग को समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। डेलिब्रेट सैम्पलिंग, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डेलिब्रेट? डेलिब्रेट का मतलब होता है हमारी इच्छा, ठीक है, या फिर हमारी डिसीज़न कि हम किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, कैसे हम डिसीज़न ले रहे हैं। ओके, तो डेलिब्रेट सैम्पलिंग, इन्वेस्टर्स सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस। ओके, वो अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता है और अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता है। किसको सेलेक्ट करता है? सैम्पल्स को सेलेक्ट करता है। किस में से सेलेक्ट करता है? पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करता है। Investors select according to his own choice and requirement. This process depends on availability, रैशनैलिटी एंड लाइकिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। ये जो प्रोसेस होता है डेलिब्रेट सैम्पलिंग का, इसमें जो है वो क्या मैटर करता है कि वो कितना कैपेबल है, कितनी उसके अंदर एबिलिटी है, ठीक है, रैशनैलिटी कैसी है और उसकी लाइकिंग कैसी है। ठीक है, तो ये जो डेलिब्रेट सैम्पलिंग होती है ये कैसी होती है? जब वो यूनिट्स को, सैम्पल्स को अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सेलेक्ट करता है, तो उसे हम डेलिब्रेट सैम्पलिंग कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो क्या है? सब्जेक्टिव नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी चॉइस का यूज़ कर रहा है, अपने एक माइंड का यूज़ कर रहा है, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट्स का यूज़ कर रहा है कि उसके रिसर्च के अकॉर्डिंग उसे क्या चाहिए और वो वही सेलेक्ट करेगा। नॉट सुटेबल इन द लार्ज पॉपुलेशन, ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो एक रिसर्चर को आइडिया भी नहीं होगा कि उसे क्या चूज़ करना है, क्या नहीं चूज़ करना है। डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ सैम्पलिंग एरर, डेलिब्रेट है, सब्जेक्टिव इन नेचर है, ठीक है। तो रैंडम सैम्पलिंग का जहाँ भी, देखिए एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रैंडम सैम्पलिंग का जहाँ भी यूज़ नहीं होगा वहाँ पर क्या नहीं होगा, वहाँ पर जो है सैम्पलिंग की एरर्स को कैलकुलेट करना मुश्किल है। ओके, नहीं कर सकते हम। रैंडम सैम्पलिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि हम लोग सैम्पलिंग एरर को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और हम लोग यूनिट्स को, जितनी भी यूनिवर्स की, उनको इक्वल चांस देते हैं, ठीक है, किस में? हमारे सैम्पलिंग में इंक्लूड होने का। नाउ सुटेबल फॉर दोज केसेस वेयर सम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स अवेलेबल, ठीक है, जहाँ पर इम्पॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं। जैसे कि देखिए, मैं किसी एरिया में रिसर्च कर रही हूँ, मैं किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रही हूँ कि वहाँ के जो केमिस्ट्री के या फिर कितने जो टीचर्स हैं वो मल्टी टैलेंटेड है, कितने टीचर्स हैं जिनको सब कुछ आता है। ओके, उसमें से मुझे उस यूनिवर्सिटी में या फिर मेरे कुछ कॉन्टैक्ट की वजह से, सोर्सेज की वजह से मुझे इतना पता है कि हाँ, मान लीजिए मैं नाम ले लूँ, मिस लता है, मिस रीना है, इन सबको जो है सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। ओके, तो ये मुझे पता है कि इनको मुझे सैम्पल में लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनको सारे के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर मैं डेलिब्रेट सैम्पलिंग का यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे लिए रीना और मिस लता का मिस होना गलत हो जाएगा, मेरी रिसर्च को ख़राब कर सकता है। तो जहाँ पर एक कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनका हमें पता है, तो वहाँ पर ये सैम्पलिंग अच्छा रिजल्ट देती है। ओके, डेलिब्रेट सैम्पलिंग कौन सी है? जिसमें हम अपनी चॉइस का यूज़ करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। नाउ कम टू नेक्स्ट, कोटा सैम्पलिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग मैथड। ऑल्सो टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग को हम लोग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये नॉन प्रोबेबिलिटी की स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का कोई टाइप या फिर कोई दूसरा नाम नहीं है। ओके, ये क्या है? ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कही जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी में सबसे बेस्ट सैम्पलिंग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को बोला जाता है, और कोटा सैम्पलिंग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के बेसिस पे होती है, या फिर कह सकते हैं कि उसी के स्ट्रक्चर में होती है, उसी का वही प्रोसेस इसमें भी यूज़ किया जाता है। इन दिस सेपरेट कोटा आर फिक्स्ड, सेपरेट कोटा जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। फॉर ईच इन्वेस्टर, जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके लिए सेपरेट कोटा फिक्स होते हैं कि आपको इतने में काम करना है, आपको इस तरीके से इतने लोगों के साथ काम करना है। मतलब जैसे कि उसमें स्ट्रेटा बन रहे थे, इसमें क्या बनते हैं? इसमें बनते हैं कोटा। ओके,
Each investor told in advance the number of sample he has to select from the quota. उनको कोटा बता दिया जाता है, उसके बाद इस कोटा में से उनको कितने नंबर के सैंपल ड्रॉन करने हैं, मतलब 14, 15, 10, 20 जितने भी हैं, कितने सैंपल ड्रॉन करने हैं उनको ये भी एडवांस में ही बता दिया जाता है। तो उनको कोटा एडवांस में बता दिया गया, उनको नंबर ऑफ सैंपल्स एडवांस में बता दिया गया जो उन्हें कोटा से सेलेक्ट करने हैं। तो कोटा में बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कोटा होंगे, जैसे स्ट्राटा बन रहे थे, होमोजीनियस बन रहे थे, होमोजीनियस ग्रुप थे, हम पहले होमोजेनिटी पे ग्रुप को डिवाइड कर रहे थे, उन्हीं ग्रुप को हम स्ट्राटा कह रहे थे, राइट। इसमें भी हम क्या करेंगे, कोटा एडवांस में होंगे, ठीक है। और कोटा की जो लोग जो सैंपल्स हमें ड्रॉन करने हैं 10 to 50 20 जो भी हैं वो एडवांस में होंगे, और जो कोटा होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे उनको ड्रॉन किया जाएगा, होमोजेनिटी होगी कैरेक्टरिस्टिक्स में, लाइक एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, ओके। तो ये पूरा आप समझ रहे हैं ना, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तरह ही है, इसीलिए इसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी कहा जाता है, ओके। किसकी, नॉन प्रोबेबिलिटी की, ओके। तो हमने कोटा डिवाइड कर दिया, हमने उसके साइज डिवाइड कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब कहाँ पर यूज़ हो रहा है नॉन प्रोबेबिलिटी का, इसमें तो सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक हो रहा है, सब कुछ पहले से डिसाइड हो रहा है, ओके। आफ्टर फिक्सिंग द ऑल थिंग्स द इन्वेस्टर टू सेलेक्ट यूनिट विथ इन दैट कोटा दे यूज़ डिस्क्रिएशन फॉर द सिलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर वो किस चीज़ का यूज़ कर रहा है, अब वो यहाँ पर ओके डिसर्शन का यूज़ कर रहा है, अपनी डिज़ायर, अपनी जजमेंट का यूज़ कर रहा है, किस चीज़ में, कि वो किसे सैम्पल में ड्रॉन करेगा, वो अपनी डिसर्शन का यूज़ कर रहा है, ओके। कि मतलब कि जैसे मैं कह दूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं पूरा प्रोसेस एक बार फिर से बात करूँ तो यहाँ पे ये पॉपुलेशन थी, कोटा जो थे वो फिक्स थे पहले से एडवांस में, और इन कोटा में से कितने सैम्पल्स लेने हैं, मान लीजिए 12 लेने हैं, ये भी एडवांस ही था। तो वहाँ पे उसके जजमेंट का, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक प्रिंसिपल है कि पर्सनल जजमेंट का यूज़ होगा, वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है कि ये 12 कौन से होंगे, ओके। ये 12 कौन से होंगे सैंपल, किन 12 को उस कोटा में से सैंपल लिया जाएगा, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की चॉइस होगी, इसीलिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, ओके। समझ में आ गया। अच्छा, इसका क्या एडवांटेज है, यहाँ पे इसके क्या नोट्स हैं। मिक्सचर ऑफ स्ट्रेटिफाइड एंड परपोसिव सैम्पलिंग, क्यों, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड इसलिए है क्योंकि एक कोटा बन रहा है, जैसे उसमें स्ट्राटा बन रहा है। परपोसिव क्यों है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, हमने एक पर्पस को फॉलो किया है, अपनी जजमेंट को फॉलो किया, अपनी डिज़ायर को फॉलो किया, हम अपने उद्देश्य को देखकर, पर्पस को देखकर ही सैम्पलिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी डिज़ायर के हिसाब से सिलेक्शन कर रहे हैं सैंपल का, ठीक है। फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, राइट है, ओके। तो हमने यहाँ पे कोटा सैम्पलिंग को समझा, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट, एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। एक्सटेंसिव सैम्पलिंग कौन सी है, एक्सटेंसिव सैम्पलिंग वो है मेथड्स लाइक, ओके वन सेकेंड, सेंसस, ठीक है। मेथड्स लाइक वन सेकेंड, सॉरी, यस, methods like census and large number of items from universe are included। सेंसस की तरह होता है। सेंसस कौन सा मेथड होता है, जब हम सैम्पलिंग का यूज़ नहीं करते हैं, हम अपनी पॉपुलेशन को एज इट इज़ अपनी इन्वेस्टिगेशन में रखते हैं, हम उसमें से सैम्पल ड्रॉन नहीं करते हैं, हम अपने सारे टेस्ट, सारी इन्वेस्टिगेशन उसी पॉपुलेशन पे कर लेते हैं। सैम्पलिंग की पूरे प्रोसेस को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, कट कर देते हैं हम लोग पूरी लेकिन इसमें हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, मनी ज़्यादा लगती है, इसीलिए ये जो है आज के टाइम में प्रेफर नहीं किया जाता है, ओके, ठीक है। तो ये कैसा होता है मेथड, सेंसस की तरह होता है। लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम यूनिवर्स आर इंक्लूडेड इन द सैम्पल, ठीक है। लार्ज नंबर्स को लेते हैं हम लोग यूनिवर्स से, ठीक है। ओनली उनको छोड़ते हैं, ओनली दोज लेफ्ट विच सीम्स डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉसिबल टू कलेक्ट, केवल उनको छोड़ते हैं जो डिफ़िकल्ट होती हैं कलेक्ट करने में और इम्पॉसिबल होती हैं, ओके। तो एक्सटेंसिव सैम्पलिंग कौन सी है, वो सैम्पलिंग है जिसमें हम एक बहुत ही लार्ज नंबर पे सैम्पल्स को लेते हैं, केवल उनको छोड़ते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। नाउ कन्वीनियंट सैम्पलिंग की अब हम बात करते हैं। कन्वीनियंट सैम्पलिंग को हम लोग चंक सैम्पलिंग भी बोलते हैं। चंक क्या होते हैं, चंक वो होते हैं जो एक पॉपुलेशन के पार्ट होते हैं। किस पार्ट पर, पॉपुलेशन के पार्ट होते हैं, उन पार्ट को क्यों लिया जाता है, क्योंकि वो हमें कन्वीनियंस से मिल गए हो। जैसे कि मैं कहूँ, मुझे ये देखना है कि आज के टाइम में या इस जनरेशन में 20
20th सेंचुरी में हमारी कैसी मूवीज़ बन रही है, किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ रन कर रही है, कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई ताकि हमारी जो हिस्टोरिकल रिसर्च है वो एक अच्छी मेंटेन हो पाए। तो हमने क्या किया, हम सारी की सारी यूनिवर्सिटी में देख गए और हमने देखा ज़्यादा एडमिशन कौन से डिपार्टमेंट में हो रहे हैं। ठीक है, हमें बहुत कन्वीनियंटली सब कुछ मिल गया, तो ये कौन सी हो जाएगी, कन्वीनियंट सैम्पलिंग हो जाएगी। ठीक है, हमने उसके लिए कुछ किया नहीं, हमें सब कुछ बहुत ही आराम से मिल गया। ठीक है, तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग इन दिस इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट दोज विच मे बी कन्वीनियंटली लोकेटेड एंड कनेक्टेड, जो हमें कन्वीनियंटली लोकेटेड होती हैं और हमसे कनेक्टेड होती हैं, हम उन्हें एज अ सैम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन ऑफ टीचर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लिस्ट ऑल्सो नोन एज चंक मैथड। ठीक है, हमने क्या किया, हम एक ऐसे टीचर्स को सेलेक्ट किया, कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ जो हमारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट थी उसमें से सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे कि मुझे देखना है कि BHU में किस तरीके के टीचर्स हैं, वो कितने टैलेंट रखते हैं। मैंने क्या किया, मैं BHU गई, मैंने उस लिस्ट में से देखा और मुझे आधी से ज़्यादा उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एबिलिटी को देख के चीज़ें मिल गई और मुझे आराम से मिल गई। ठीक है, क्यों मैंने BHU को चुना, क्योंकि मैं वहाँ पर थी, मैं बनारस की थी, तो मुझे वही मिला, मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं। ओके, a chunk is fraction of one population taken from investigation because of its convenience। चूँकि क्या होता है, चूँकि एक फ्रैक्शन होता है हमारे पॉपुलेशन का। ठीक है, और वो हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें वो कन्वीनियंटली मिल जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं कि ये जो चुंक होता है या फिर मैं कहूँ ये जो कन्वीनियंट सैम्पलिंग होती है, ये अनसाइंटिफिक होती है। ठीक है, ये अनरिलायबल होती है और अनसिस्टमैटिक होती है। ओके, ये बहुत ही अच्छी नहीं मानी जाती है, पर हाँ ये रिपोर्टर्स इसका बहुत यूज़ करते हैं। इसका जो है, जो हमारे सर्वे करने वाले होते हैं या फिर जो इंस्टेंट किसी जगह के बारे में कुछ बता रहे हैं, किसी एक फैशन के ट्रेंड के बारे में कुछ बता रहे हैं, वो लोग इसका बहुत यूज़ करते हैं। किसका, ताकि हम इंस्टेंट रिसर्च करें, इंस्टेंट उसको जा कर के अपनी चैनल पे या फिर अपनी जो भी है उस पर हम बता सकें लोगों को इंस्टेंट। ओके, तो हमने यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को समझा, हमने डेलिब्रेट सैम्पलिंग को समझा, हमने कोटा सैम्पलिंग को समझा, हमने समझा एक्सटेंसिव सैम्पलिंग को और हमने समझा कन्वीनियंट सैम्पलिंग को। सारी की सारी हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पूरी हो गई है। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, कोई भी सैम्पल अगर आपको नहीं समझ में आया हो मेथड, आप मुझसे बोलिएगा, मैं उसे फिर से आपको समझाऊंगी। किसी का आपको एग्जाम्पल चाहिए हो, कुछ भी हो तो आप मुझसे कहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, all the best students।